नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ पे आज जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स का प्रीलिम्स जो आज पेपर हुआ है और उसका पेपर 1 उसका हम डिस्कशन लेके आए हैं। और ये आज 4 अक्टूबर 2020 का पेपर है और पेपर 2 जो है अभी जारी है। और हम पेपर 1 का डिस्कशन जो है बड़ी तेज़ी से और बड़ी सटीक तरीके से करेंगे और इसको हम जो है 3 पार्ट में करेंगे। तो इस पहले पार्ट में हम 33 क्वेश्चंस को हम इसमें करने वाले हैं और इसका डिटेल में जो है वीडियो डिटेल विद एनालिसिस जो है वैसे तो यहाँ पे मैं विद एनालिसिस ही दे रहा हूँ, लेकिन इसका अगर आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में चाहिए विद प्रूफ तो इसका मैं डिटेल में अलग से और एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है, विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो फाइबर्स कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनमें से करेक्ट पूछा गया है। तो इनमें पहला स्टेटमेंट, दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ये बिल्कुल सही है। इसका प्रूफ मैं अलग वीडियो में दे दूंगा आपको। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज, ये भी सही है। दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, ये भी सही है। एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये भी सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, यहाँ चारों स्टेटमेंट, और इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है? एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर, विच ऑफ द एबव एक्टिविटीज़ कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाई यूजिंग ड्रोन्स। तो ड्रोन्स के माध्यम से जो स्वचालित जो विमान होते हैं उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपरोक्त में से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, तो ये भी किया जा सकता है ड्रोन्स के माध्यम से। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, ये भी किया जा सकता है। और कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल्स फ्रॉम द स्पाउटिंग व्हेल्स ऑफ डीएनए एनालिसिस, ये भी सही है। और इसका जो डिटेल वीडियो होगा वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। दोस्तों यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में ये एक एक्सपेरिमेंट जो है, यहाँ पे एक स्पेसक्राफ्ट फ्लाई किया जा रहा है दैट हैज़ साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग, और इसकी ये बिल्कुल इस शेप में होगा। ये लगभग 1 मिलियन किलोमीटर मतलब 10 लाख किलोमीटर इसकी वन साइड होगी। ठीक है, विद लेजर्स शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रेफर्स टू, ये किस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये एवॉल्व लीजा पाथफाइंडर से रिलेटेड है, लीजा पाथफाइंडर। और इसके विषय में भी मैं जो डिटेल वीडियो आएगा उसमें सब कुछ दे दूंगा। और यहाँ पे ये जो है जो लीजा पाथफाइंडर, ये एक एक्सपेरिमेंट है और ये सूर्य की तरफ यहाँ पे भेजा जाएगा। और इसका पर्पस जो है ये है कि जो लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। और ये जो लो फ्रीक्वेंसी जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो 10 टू द पावर -4 टू 10 टू द पावर -1 हर्ट्ज़ की जो अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी की ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो यहाँ पे भी हमें ये बताना है कि करेक्ट कौन है। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। तो बिल्कुल सही है दोस्तों ये, और इसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। अ पर्सनस जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर द बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज, ये भी बिल्कुल सही है। और ह्यूमन इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ अ पिग, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो है इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सही, और इसी वजह से आपका डी सही हो जाएगा। प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये न्यूमोकोकल जो ये कंजुगेट वैक्सीन है इसका पर्पस जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या है, तो इनमें सही कौन कौन से हैं तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे।
These vaccines are effective against the pneumonia as well as meningitis and sepsis. तो ये बिल्कुल सही है. डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रेड्यूस, ये भी सही है. और यहाँ पे तीसरा जो है ये दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉजेज नो एलर्जिक रिएक्शंस, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है. ठीक है, और इस वजह से ये गलत होगा. तो यहाँ 1 and 2 करेक्ट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. प्रूफ मैं आपको आगे दे दूंगा और ये सभी क्वेश्चंस का प्रूफ मैं आगे आपको दे दूंगा. इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. अब यहाँ पे ये जो ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बेसिकली ये डिजिटल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है. और यहाँ पे देखते हैं डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी ये नहीं है, हेल्थ केयर नहीं होगा, टेली कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये भी नहीं होगा. तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो प्लांट एंड एनिमल सेल्स है तो इस यहाँ पे जनरल डिफरेंस की बात कर रहा है कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होगा. ठीक है. तो प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल वॉल्स एंड एनिमल्स सेल्स डू नॉट. तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा. और दूसरा स्टेटमेंट है प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ ये गलत हो जाएगा अनलाइक एनिमल सेल्स. और ये तीसरा स्टेटमेंट है आपका मैच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल वाइल एनिमल सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स. ठीक है. तो यहाँ पे ये आपका दूसरा गलत होने की वजह से यहाँ पे हम देखेंगे ये दूसरे को काटेंगे तो ऑप्शन आपका 1 and 3 ओनली बचता है, ऑप्शन सी हो जाएगा. ठीक है दोस्तों. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन. तो यहाँ पे बेंजीन पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो डिटेल में इसका भी मैं आपको पूरा दे दूंगा. और यहाँ पे ये पांचों जो हैं इसके फैक्टर्स हैं, पांचों की वजह से ये बेंजीन पॉल्यूशन होता है और इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएगा. 1 2 3 4 and 5 ऑल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इफ़ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स, जैसे हमारा 2008 में हुआ था, ठीक है, उस तरीके का अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो इन नियर फ्यूचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया. तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से जो नीचे दिए गए जो कथन में एक्शंस हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेंगे. ठीक है. तो हम बात करें तो यहाँ पे नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स. ठीक है. तो ये भी हमारा सही है. बेसिकली शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स जो होती हैं वो हमें शॉर्ट टर्म में देनी पड़ती हैं और अगर ऐसा क्राइसिस आता है तो उस समय हमें थोड़ी देने में दिक्कत होगी. ठीक है. तो यहाँ पे ये सही है. ओपनिंग अप ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स, अगर फॉरेन बैंक्स आएंगी तो हमारा जो मुद्रा का प्रवाह है वो बढ़ेगा, वो कुछ अपनी मुद्रा लेके आएंगी तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है. मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तो अगर ये होगी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो इससे भी हमारा मुद्रा का जो विनिमय है वो भी जो विदेशी विनिमय है वो आसान हो जाएगा, तो इससे हमारा फ़ायदा होगा. तो यहाँ पे ये 1 2 3 ऑल आर करेक्ट और इसकी वजह से हमारा ये डी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बात करें. इफ़ यू विड्रू ₹1 lakh इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक. दोस्तों यहाँ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ये है कि हमारे जो बैंक अकाउंट होता है उसमें दो तरीके के अकाउंट होते हैं. एक होते हैं टर्म डिपॉजिट और एक होता है डिमांड डिपॉजिट. टर्म डिपॉजिट का मतलब हमने जैसे एफडी कर दी, 1 साल के लिए एफडी कर दी है तो वो हम 1 साल से पहले नहीं निकाल सकते. तो हम जो है वहाँ बैंक से बाउंड हो जाते हैं और 1 साल से पहले अगर निकालेंगे तो वो पेनल्टी लगती है हम पे. ठीक है. तो वो हमारा टर्म डिपॉजिट. और डिमांड डिपॉजिट कौन सा हुआ? डिमांड डिपॉजिट ये हुआ कि हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, तो उसमें हमने पैसे जमा कर रखे हैं, उन्हें हम जब मर्जी हो तब हम निकाल सकते हैं, उससे पेमेंट कर सकते हैं. दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट. तो यहाँ पे ये डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से अगर हम अपने से 1 लाख रुपये निकालते हैं तो इससे यहाँ पे एग्रीगेट मनी सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सीधा सीधा सा पूछा है. तो जो यहाँ पे एग्रीगेट मनी सप्लाई होती है वो क्या होती है कि जो भी करेंसी इन सर्कुलेशन, क्या करेंसी इन सर्कुलेशन,
तो करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई जो बैंकों के पास है, जो लोगों के पास है वो, प्लस यहाँ पे द पोर्शन ऑफ मनी ऑफ द बैंक्स डिपॉजिटेड इन आरबीआई, तो जो बैंकों का पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है, बैंक्स मनी विद आरबीआई, ठीक है। तो इसमें ये सब आ जाता है। फिलहाल हमसे यहाँ पूछा है, हमने अपना पैसा यहाँ पे निकाला है तो उसको करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है, तो करेंसी इन सर्कुलेशन का पार्ट होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे हम उसे बैंक में रखें चाहे उसे निकाल लें, टू लीव इट अनचेंज, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमिताज। तो दोस्तों यहाँ पे परमिताज जो है ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और इसका सीधा सीधा मीनिंग वहाँ जो दिया गया है वो है परफेक्शन। तो परफेक्शन से रिलेटेड है और ये परफेक्शन आचरण में, व्यवहार में और मनोवृत्ति में, तो ये सीधी सी बात है। हम यहाँ दो चीज़ें मेन हैं, परफेक्शन और बुद्धिज्म। तो यहाँ देखेंगे द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन अफोरिस्टिक सूत्र स्टाइल, फिलोसफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ और पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ देखिए ये परफेक्शंस भी दे रखा है, बोधिसत्व पाथ मतलब बुद्धिज्म, ठीक है। तो यहाँ ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रकमाबाई केस ऑफ 1884। दोस्तों ये रकमाबाई, इसे रुकमाबाई भी बोलते हैं, रुकमाबाई केस ऑफ 1884। ये बेसिकली ये रुकमाबाई, इनकी शादी हो गई थी बचपन में और ये दादा भाई से इनकी शादी हो गई थी और इन्होंने बाद में जो है यहाँ पे कुछ लीगल केसेस में आई और मतलब ये अपने पति के साथ नहीं रह रही थी और ये पढ़ना चाह रही थी, कुछ ऐसा केस है इसमें। और इस केस में बेसिकली यहाँ ये पूछा गया है कि ये जो केस है ये नीचे दिए गए 3 विषयों में से किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें इसकी तो क्लियरली ये जो केस था ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का केस था, ठीक है। कंज्यूगल राइट्स का मतलब होता है सेक्स विद मतलब अपनी इच्छा से सेक्स करना, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड था और यहाँ पे कोर्ट ने जो है इनको फोर्स भी किया था कि नहीं आप अपने पति के साथ रहेंगे, लेकिन ये नहीं रही थी। और बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया जो है उस समय तो उन्होंने जो है इनको छूट दे दी थी और कोर्ट की जो बाध्यताएं थी वो ख़त्म कर दी थी। तो ये जो है एज ऑफ कंसेंट का भी है, लेकिन मोटा मोटा ये 3 का है, लेकिन यहाँ पे 3 जो है यहाँ क्लियरली नहीं दे रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 and 2 लेंगे। और फिर हम बात करेंगे वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन। वैसे तो ये 2 and 3 होगा, लेकिन वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन यहाँ पे रुकमाबाई जो हैं ये अपने किसी रिलेटिव के घर पे रह रही थी और अब इनके जो फादर थे वो किसी लाइब्रेरी से जुड़े हुए थे और लाइब्रेरी से ये बुक्स को लाके वहाँ पे पढ़ती थी और ये बाद में जो है ये डॉक्टर भी बन गई थी। तो यहाँ पे ये जो है ये फेमिनिस्ट, ठीक है, और इन्होंने महिलाओं के जो राइट्स हैं उनके लिए काम किया है। तो यहाँ पे हम जो है ये 2 and 3 भी कर सकते हैं, 1 2 3 भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एम्बिगुअस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अब ये देखते हैं इसमें यूपीएससी क्या ऑप्शन इसमें लेके चलती है, लेकिन क्लियरली इसमें 2 and 3 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें 13 की, तो इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। तो ये 13 क्वेश्चन जो है ये देखिए 19th सेंचुरी में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था जमींदारों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, और यहाँ पे जो है इनको फोर्स किया जा रहा था। बाद में फिर गांधी जी भी आ गए थे और 3 कटिया वाला जो आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंडिगो का भी उत्पादन किया जा रहा था और आर्टिफिशियल इंडिगो के उत्पादन की वजह से जो है रेट जो है सस्ते हो गए थे और इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो ये एक मेजर रीज़न है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो वेलेस्ली एस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा।
तो यहाँ पे ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज जो बनाया गया है वेलेस्ली द्वारा, और ये कहाँ पे बनाया गया है, ये कैलकाटा में बनाया गया है। और इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये था, सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे ये कॉलेज खोला और यहाँ पे जितने भी इंडियन टेक्स्ट थे, इंडियन लैंग्वेजेस थी, उनमें जो टेक्स्ट थे उन सभी का इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया। और ट्रांसलेशन के बाद बेसिकली इनको यहाँ पे अपने लॉयल लोगों की ज़रूरत थी, तो वो लॉयल लोग जो हैं ये ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ की नेटिव टेक्स्ट को, यहाँ के नेटिव लैंग्वेजेस को कैसे समझते, इसीलिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए था। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। तो यहाँ पे रूल करने के लिए उन्हें ब्रिटिश जो पर्सन्स थे उनको यहाँ पे यहाँ के कल्चर और यहाँ के टैक्स के बारे में ट्रेन करने के पर्पज से ये खोला गया था। तो आंसर हो जाएगा डी। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट ट्यूमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो दोस्तों ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। ये उलगुलन और ग्रेट ट्यूमल्ट जो है ये शब्द जो हैं ये बिरसा मुंडा से संबंधित हैं। बिरसा मुंडा की जो क्रांति हुई थी, और इसके लिए क्लियर ये 1899 से 1900 है। तो ये बिल्कुल सीधा आंसर हो जाएगा डी। विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ द एंशियंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये थोड़ा सा, ये जो 16वां क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं इसका प्रूफ आपको बाद में दे दूंगा, और इसके हिसाब से जो है जो प्रूफ मैं दूंगा उनके हिसाब से यहाँ पे पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र सॉन्ग ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पाणिनि ने महाभाष्य लिखा है, इनका महाभाष्य, तो महाभाष्य में इन्होंने पुष्यमित्र के बारे में लिखा है, और ये लिखा है कि ये ब्राह्मण गोत्र के हैं। ये कौन है, ये ब्राह्मण गोत्र के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेटेड हो जाएगा। और वहीं हम बात करें दूसरे की, तो ये अमर सिंह इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, ये कहीं भी नहीं मिलता है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त टू, तो ये भी यहाँ पे सही है। और इस तरीके से यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएंगे, और जो यहाँ पे दे नहीं रखा है दोस्तों, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त 2 जो है ये विक्रमादित्य के लिए यूज किया जाता है, और ये बेसिकली विक्रमादित्य, तो यहाँ पे विक्रमादित्य के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन को अगर कट करें तो यहाँ पे 3 ओनली बचता है, तो ये थोड़ा सा 1 और 3 है, और यहाँ पे इसीलिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम यहाँ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, और मैं प्रूफ इन सब के आपको दूंगा अगले वीडियो में। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेज इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र इज़ यूज्ड फॉर। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे कुछ लोगों के बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे केसेस में जो है वो कुछ जो है मतलब अपने बच्चे पैदा करने के लिए वो कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, और ये टेक्नोलॉजी का सहारा जो है इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र की बात की गई है, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म। तो यहाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है, और आगे के ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लेते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स, प्रिवेंटिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल। दोस्तों यहाँ पे क्लियर ए होगा। ये बेसिकली इसमें प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में क्या होता है, कोई एक डोनर स्पर्म होता है, ठीक है, जैसे आपने वो विकी डोनर पढ़ा होगा, ठीक है, सॉरी विकी डोनर आपने मूवी देखी होगी, तो उस टाइप की कहानियाँ होती है। एक डोनर होता है कोई जो अपना स्पर्म देता है, और क्यों देता है, क्योंकि जो कोई हस्बैंड होता है वहाँ पे उसके जो होता है उसमें स्पर्म की काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से डोनर की सहायता ली जाती है, और इसको जो है आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है क्वेश्चन 18 जो है यहाँ पे, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ बात करेंगे ये क्या क्या कर सकता है। ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बिल्कुल कर सकता
सकता है दोस्तों अगर यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोई डिवाइस लगा दिया जाए, ठीक है, फजी लॉजिक लगा दिया जाए। अब वो उसी हिसाब से, जैसे हमारे आजकल ये एसी होते हैं ना, एसी जो होते हैं वो स्मार्ट एसी हो गए हैं। एक टेम्परेचर आप टेम्परेचर सेट कर देते हैं और उसको टेम्परेचर पर आने के बाद वो अपने आप कट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बचता है, तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पे पहला सही है। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियर बोला है प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वर्तमान परिस्थितियों में आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो पाया है उसकी बात कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे जो स्टोरीज क्रिएट करना है ये क्रिएटिविटी का काम है, क्रिएटिविटी, ठीक है। और सॉन्ग्स हैं, यहाँ पे भी इमोशंस भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पे आता है जो कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं आ पाया है। दोस्तों आपने एक रोबोट मूवी देखी होगी जिसमें चिट्टी होता है और वो चिट्टी में बहुत सारी ये चीज़ों का अभाव होता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इन फ्यूचर ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इन फ्यूचर हो सकता है। जैसे आपने हॉलीवुड की टर्मिनेटर मूवी देखी होगी, ठीक है। तो वहाँ इन फ्यूचर पॉसिबल है, अभी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कट करेंगे। अगला है डिजीज डायग्नोसिस, ये हो सकता है दोस्तों यहाँ पे डिजीज डायग्नोसिस, ठीक है। और मतलब वो क्या है, सारा जो भी हम फीड कर देंगे डेटा और डेटा को प्रोसेसिंग करके ये कर सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सन, ये बिल्कुल हो रहा है आप मोबाइल्स में और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। और अगला पांचवा है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वायरलेस ट्रांसमिशन जो है ये अभी ना के बराबर है, और इसका मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे 1, 3 और 4 होंगे और ये पांचवा जो है ये गलत हो जाएगा। और बेसिकली यहाँ वायरलेस ट्रांसमिशन तो है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्लियर आंसर होगा 1, 3 और 4। और 1, 3 और 4 के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोस्तों ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। विजिबल लाइट बेसिकली जो हमारी विजिबल जो लाइट की बैंडविड्थ होती है, तो विजिबल लाइट यहाँ पे ये बैंडविड्थ दे रखी है वेवलेंथ 375 to 780। ये बेसिकली यहाँ हमारी लगभग 400 से हम मोटा इसे 800 nm हम लेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। VLC इज़ नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है। यहाँ पे लॉन्ग रेंज वर्ड जो इन्होंने यूज किया है, लॉन्ग रेंज, बेसिकली क्या है, VLC के माध्यम से हम जो है यहाँ पे एक कोई भी फ्लोरोसेंट बल्ब के माध्यम से हम यहाँ पे कुछ मीटर्स तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उसमें हम जो है बहुत कम बैंडविड्थ। और जब हम इसमें कुछ LEDs वगैरह यूज करते हैं तो हम यहाँ पे जो है ये बेसिकली शॉर्ट रेंज से लेकर ये लॉन्ग रेंज, और लॉन्ग रेंज कितनी है, वो लगभग 2 किलोमीटर तक चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे केवल लॉन्ग रेंज तक नहीं छोड़ेंगे हम, और यहीं पे हमारा ये थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे के स्टेटमेंट्स को देखते हैं। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, ये ब्लूटूथ से फास्टर है। और यहाँ पे जो है आपके 500 Mbps इतनी स्पीड तक अभी अचीव की गई है, और इन फ्यूचर जो है ये बढ़ सकती है। तो ये है, जबकि इतनी स्पीड ब्लूटूथ में नहीं आती। चौथा स्टेटमेंट है यहाँ पे, VLC है नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये देखिए जितना भी ये कोई भी स्पेक्ट्रम होता है, वेवलेंथ्स होती हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो दूसरे से इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा यहाँ प्रोसेसिंग करें तो यहाँ देखिए, यहाँ चारों ऑप्शंस में 3 स्टेटमेंट सही दिखाए गए हैं या करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको
फोर्थ को कट करें, क्योंकि यहाँ ये डिप्लोमेटिक है और ये तो क्लियर रॉन्ग है, तो फोर्थ को अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे ये कट किया हमने तो 1 2 3 करेक्ट आता है और बिल्कुल सेफ साइड ये हमारा इसके हिसाब से ये सही हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर ए सही हो जाएगा। आपको मैं इसका प्रूफ आपको दे दूंगा। और विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब दोस्तों ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये एक टेक्नोलॉजी है और इसके असीमित एप्लीकेशंस हैं। इसका एक मेजर जो एप्लीकेशन जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो पॉपुलराइज हुई वो हुई थी ये बिटकॉइंस की वजह से। ठीक है, और ये क्रिप्टो करेंसी की वजह से ये पॉपुलर हुई थी। किसकी वजह से? क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट। दोस्तों ये चीज़ पहले आप देख लिया, अगर ये करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो यहाँ करेक्ट पूछा है। बात करते हैं तो इट इज़ पब्लिक लेजर, बिल्कुल सही है, पब्लिक लेजर है दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट। और ये बेसिकली क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत सारे नोड्स बन जाते हैं और उसकी बहुत सारी पब्लिक रजिस्ट्री होती हैं, तो इसीलिए किसी को भी वहाँ पे गड़बड़ करना जो है उतना पॉसिबल नहीं होता। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होती है। ठीक है, बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स। और ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है इसमें सिंगल यूजर के कंट्रोल से बाहर होती है। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं बोल सकते कि सिंगल यूजर के कंट्रोल से बाहर है तो कोई अपने जैसे माना आपने कोई बिटकॉइन खरीदे तो उनको बेच नहीं सकते। आप जो है बिटकॉइन खरीदोगे बेचोगे तो वो इन्फॉर्मेशन जो है जैसे ही अपडेट करोगे वो जितने भी नोड्स पे वो इन्फॉर्मेशन है सब जगह अपडेट हो जाएगी, लेकिन लीगल तरीके से होगी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फिर हम बात करें दूसरा, द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। दोस्तों ये तो क्रिप्टो करेंसी केवल इसका एक एप्लीकेशन है, ऑन वन एप्लीकेशन, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, तो इसीलिए ये गलत हो गया, यहाँ पे ओनली शब्द गलत हो गया। ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबडीज परमिशन। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ जाते हैं और ठीक है ये पब्लिक डोमेन में है, टेक्नोलॉजी कोई भी डेवलप कर सकता है, इसके लिए बहुत बिजली लगती है, बहुत हैवी सर्वर्स लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन बहुत होता है, लेकिन ये आसान नहीं है और ना ही ये सस्ता है। ठीक है, और इसके लिए जो है गवर्नमेंट जैसे भारत में जो है बिटकॉइंस वगैरह इनको बैन कर रखा था। ठीक है, और तो ये कहने का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंदर आती है। तो इसीलिए एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट, तो विदाउट यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसीलिए स्टेटमेंट 1 सही होगा केवल और आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सब के मैं प्रूफ आपको दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन 21 की बात करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे जो भी पहले से पढ़ते हैं, इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड बाई द गवर्नमेंट। नहीं, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट। बिल्कुल सही है। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी होती है वो पार्लियामेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है और पार्लियामेंट द्वारा ही हटाई जा सकती है। जैसे आप देखते हैं ना, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो माइनॉरिटी में होने पे वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो बिल्कुल सही है, आगे के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप पढ़ लिया करिए। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब दोस्तों वेलफेयर स्टेट का जो आइडियल है यहाँ पे DPSP में आता है और ये पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेसिकली इसलिए होते हैं कि ये राज्य के नीति निर्धारक जो तत्व हैं ये। ठीक है, नीति राज्य की जो भी गवर्नमेंट की नीतियां हैं उनके लिए गाइडलाइंस हैं। तो यहाँ पे ये क्लियरली गाइडलाइंस किस लिए होंगी, वेलफेयर के लिए होंगी। और अगला हम क्वेश्चन नंबर 23 पे जाएं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी। दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे जो हैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में दे रखी हैं, प्रियम्बल में हैं और ये बिल्कुल सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज़।
एंड टू प्रिजर्व द आइडियल ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। और जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट बोथ 1 and 2, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। तो दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे ये दोनों ना एक चीज़ पे बड़े कॉमन थे। वो क्या, वो ये थी कि ये कैपिटलिज्म को रिमूव करना चाहते थे। देखिए यहाँ पे मार्क्स जो है वो इसकी समाजवाद की विचारधारा है, और समाजवाद किसके खिलाफ है, ये कैपिटलिज्म के। ठीक है, और कैपिटलिज्म के खिलाफ है। वहीं गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म तो हो लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो एक ही बंदे के हाथ में संकेंद्रण है। वो कैपिटलिस्ट लोगों के खिलाफ नहीं थे गांधी जी। यहाँ पे गांधी जी का मानना ये था कि अगर यहाँ पे जिन लोगों के पास पैसे हैं, अगर उन लोगों का संरक्षण अगर नहीं मिलेगा सरकार को, यहाँ सरकार का संरक्षण की बात नहीं हो रही है, यहाँ उन लोगों के द्वारा सरकार को सहायता की बात हो रही है। अगर ये पैसे वाले लोग सरकार को सहायता नहीं करेंगे तो सरकार भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखो टैक्सेस की ज़रूरत है और टैक्सेस के माध्यम से सरकार चलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों के पास कैपेसिटी होती है, सरकार पॉलिसी बनाएगी, कुछ इंडस्ट्री लगाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ गांधी जी ये कहते हैं कि इनको आप खिलाफ मत होइए। ठीक है, लेकिन क्या कीजिए, आप कैपिटलिज्म से लड़िए। तो कैपिटलिज्म से लड़ने का उनका अपना अनोखा तरीका था। वो तरीका ये था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब ये है कि वो एक बड़े शहर की संरचना में विश्वास नहीं रखते थे। वो कहते थे कि आप गांव के लेवल पे आओ, आप जो है बहुत छोटे लेवल पे आओ, आप परिवार के लेवल पे कुटीर उद्योग की बात करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात जो है, यहाँ पे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, क्लास स्ट्रगल इसकी भी बात नहीं है, फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी ये भी नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 25 की चलें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। अब दोस्तों यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो होती है, ब्यूरोक्रेसी यहाँ देखिए काम का जो डिवीज़न है, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एक जुडिशियरी है, और एक हमारे क्या है यहाँ पे पार्लियामेंट है। ठीक है, तो पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना, और ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, और इसका काम क्या है, उन कानूनों की अनुपालना करवाना, मतलब उनको लागू करना। ठीक है, और यहाँ पे अगर कहीं कोई डिस्प्यूट है तो उसकी सुनवाई करना जुडिशियरी का काम है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या काम यहाँ दिए हैं। एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, बिल्कुल नहीं। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल नहीं। इसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से क्या मतलब, वो तो पार्लियामेंट का काम है। एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो प्रीएम्बल की बात करें, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, बिल्कुल नहीं, लीगल इफेक्ट है। नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल क्लियर सही है। जिसने भी इसको पढ़ा होगा तो वो क्लियरली इसको, जिसने एक बार भी पॉलिटी पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, वो क्लियरली इसे, या कोई और भी बुक पढ़ी होगी, सुभाष चंद्रा, तो सुभाष कश्यप वगैरह। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो दोस्तों गोल्ड ट्रांच और रिजर्व ट्रेंच, ठीक है, और ये गोल्ड ट्रांच और रिजर्व ट्रेंच अब ये होती क्या है, पहले इसकी बात करें तो ये क्या होती हैं। यहाँ पे देखिए
गोल्ड ट्रेंच और रिजर्व ट्रेंच जो होती हैं ये आईएमएफ से रिलेटेड है। किससे? आईएमएफ। और आईएमएफ में जो बेसिकली क्या है, यहाँ पे बहुत सारे देश हैं जो इसमें मेंबर हैं और वो इसमें वोटिंग राइट्स हैं जिनके पास। अब वो वोटिंग राइट्स जो मिलते हैं वो उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलते हैं कि उन्होंने आईएमएफ में कितना धन लगा रखा है, कितना धन उसमें जमा कर रखा है। ठीक है, अब ये जो धन जमा कर रखा है ये भी दो तरीके से जमा होता है। ठीक है, तो दो तरीके से जो है यहाँ पे इसको यहाँ पे जो है वो दो तरीके से है। पहला जो है यहाँ पे बोले 25% जो पैसा जो कोई भी देश जमा करेगा वो किस फॉर्मेट में करेगा, ये या तो गोल्ड की फॉर्मेट में करेगा या फिर वो किस में करेगा, वो फॉरेन करेंसी में। किस में? फॉरेन करेंसी में। ठीक है, कहने का मतलब वो या तो वो 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन गोल्ड की फॉर्मेट में करेगा या फॉरेन करेंसी में। ठीक है, तो ये जो टाइप का कंट्रीब्यूशन होता है इसे क्या बोलते हैं? गोल्ड ट्रेंच या रिजर्व ट्रेंच। इसका ऑफिशियल नेम होता है गोल्ड ट्रेंच, इसको हम गोल्ड ट्रेंच या फिर रिजर्व ट्रेंच बोलते हैं। अब बचा हुआ 75% वो किस फॉर्मेट में होता है? वो होता है आपका डोमेस्टिक करेंसी। जैसे भारत है तो भारत की डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है? रुपी है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी का मतलब हो गया उसकी अपनी जो करेंसी होगी, जैसे इंडियन नेशनल रुपी INR, डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो इसमें जमा करना होता है, इसीलिए इसका एक और नाम दिया गया है। वो नाम क्या है यहाँ पे? वो है क्रेडिट ट्रेंच। क्या बोलते हैं इसे? क्रेडिट ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इन ऑप्शंस को देखते हैं। अ लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक बिल्कुल नहीं है, सेंट्रल बैंक नहीं होगा, क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO नहीं होगा। अब दोस्तों देखो यहाँ IMF, केवल इतने से ही पता चल जाएगा आपको, बाकी सब की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर्स, तो यहाँ IMF, यहाँ IMF की वजह से यहाँ ये सही हो गया, बाकी तीन तो वैसे ही गलत थे। ठीक है, फिर भी हमने आपको बता दिया कि किस में क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पीछे भी DPSP से पूछा है और यहाँ फिर पूछ लिया। और ये पार्ट 4 ये किससे रिलेटेड है? ये हमारा DPSP से रिलेटेड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो यहाँ करेक्ट की पूछा है। चलिए पढ़ते हैं इनको। और यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ भी हमारे स्टेटमेंट, कई सारे स्टेटमेंट हैं, तो पढ़ते हैं। दे शैल बी एनफोर्सिएबल बाई कोर्ट्स। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ये DPSP जो हैं ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये एनफोर्स नहीं किए जाएंगे। ये केवल क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दिशा निर्देश हैं, ये बाध्यताएं नहीं है सरकार के ऊपर। ठीक है, ये गाइडलाइन है कि भाई ऐसा ऐसा आपको ध्यान में रखा जाना चाहिए पब्लिक वेलफेयर में, आप जब भी कोई अपनी नीति बनाओगे। लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप जो है भाई इसको आपने ध्यान नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉट एनफोर्सिएबल। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दे शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाई एनी कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ ये सही है। फिर अगला देखते हैं, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाई द स्टेट। बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे। पहले हम 1 को काट लेते हैं, देखते हैं। फिर यहाँ पे एक 2 बचता है, यहाँ एक 2 और 3, तो यहाँ पे हमारा ये 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, और तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी पूछा है करेक्ट। दोस्तों इस बार इन्होंने करेक्ट बहुत पूछे हैं, इनकरेक्ट तो एक भी गूगली नहीं दी है। जनरली UPSC क्या करती है, पीछे के आप पेपर्स को देखेंगे तो उनमें यहाँ पे इनकरेक्ट दे देगी। बच्चे सोचते हैं करेक्ट करेक्ट, तो उसमें यहाँ सही करने के बावजूद भी गलत करी जाते हैं। चलिए अच्छा है, ये तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, और जो लोग नए हैं स्पेशली उनके लिए फ़ायदेमंद है, पुराने लोगों के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, मतलब वो तो करके ही आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 29 पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड। अब देखिए एलिजिबल टू वोट, ठीक है, कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन स्टेट, मिनिस्टर इन स्टेट फॉर 6 months।
बिल्कुल बनाया जा सकता है, इवन इफ ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। दोस्तों क्लियर बात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा जो वोट देने के जिसके पास राइट्स हैं, मतलब उसकी एज हो गई है, वोट देने की लीगल एज है, अगर वो बिना चुनाव लड़े भी उसे किसी को भी यहाँ पे मिनिस्टर बनाया जा सकता है किसी राज्य में, बिल्कुल सही है। और ये किस आर्टिकल के तहत है, यहाँ पे आर्टिकल आप नोट कर लेना, आर्टिकल 164 के तहत ये इस तरीके का प्रावधान यहाँ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इस आर्टिकल में यहाँ ऐसा तो नहीं बोला गया है एलिजिबल टू वोट, यहाँ पे ये जो एलिजिबिलिटी है वो अलग तरीके से, मतलब उसको हम विश्लेषण करेंगे तो यही मीनिंग निकलेगा, लेकिन वहाँ क्या बोला गया है, ऐसे किसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी रखता हो। क्या, यहाँ चुनाव लड़ने की एलिजिबिलिटी। अब क्लियर सी बात है, यहाँ पे अगर वो चुनाव लड़ सकता है तो वो क्या कर सकता है, वो वोट भी दे सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल यही सिस्टम आपके किस में आता है, केंद्र में आता है। फिलहाल यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए सीधा सा यहाँ इन्फ्रेंस आ जाता है एलिजिबल टू वोट। तो बिल्कुल सही है, यहीं पे किसी को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, बिल्कुल सही, एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। दोस्तों यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ ये जो प्रोविज़न है, यहाँ हम थोड़ा सा ये 5 years ये थोड़ा सा दिया हुआ है गलत, ठीक है। यहाँ बेसिकली प्रोविज़न क्या है कि अगर किसी को 6 साल से अधिक की जेल का कोई प्रावधान हो, या जिसने 6 साल की जेल काटी हो, ठीक है, या फिर उसको दंड दिया गया हो 6 साल के कारावास का, तो वो व्यक्ति जो है इस कानून के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर दोस्तों यहाँ एक और चीज़ आती है, परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड। और यहाँ एक चीज़ और आप देखेंगे, इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। दोस्तों यहाँ पे जब वो बंदा जेल काट के आएगा ना, तो उसके बाद भी फर्दर 6 month का, मतलब 6 + 6 years का यहाँ पे उसे बैन है, ठीक है। मतलब 6 साल का कारावास और 6 साल और बाद में, तो वो 12 साल तक तो लड़ ही नहीं सकता चुनाव, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन केवल स्टेटमेंट 1 सही होगा, 2 को काट देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 1 ओनली। और ये देख लेंगे यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी पहले देख लीजिए क्या पूछा है, करेक्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही सी थिंक्स फिट। दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट को ये जो है पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो जब चाहे और जहाँ चाहे, ये दोनों चीज़ें हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत हैं, हम यहाँ देख लेते हैं। आर्टिकल है 51, सॉरी मिस्टेक हो गई, 51 तो है ही नहीं, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट की पावर्स में, तो प्रेसिडेंट की पावर्स में आएगा आर्टिकल 85(1), ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है, जहां चाहे और जब चाहे वो पार्लियामेंट का सेशन बुला सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर, बिल्कुल सही है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। आप चाहे लोकसभा की वेबसाइट पे जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो इस तरीके का यहाँ पे नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे ना ऐसा लिखा है और ना मैंडेटरी लिखा है। फिलहाल यहाँ पे ये आपका इनकरेक्ट है,
ठीक है। और थोड़ा सा और हम देखते हैं क्या है, देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बोला है नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, मतलब यहाँ पे सेशन पार्लियामेंट जो मीट होगी वो कितने मिनिमम कितने दिन होगी, ऐसा भी वहाँ मेंशन। तो यहाँ ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो हैं वो नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन इसको इनडायरेक्टली हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं। वहाँ पार्लियामेंट में यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, सॉरी यहाँ इसके प्रावधान जो हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी पार्लियामेंट के 2 सेशन जो होंगे उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 6 months गैप। यहाँ पे गैप नॉट मोर देन 6 months बिटवीन 2 कंजीक्यूटिव सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ क्लियरली बोला है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये गलत। तो यहाँ पे हम काटते हैं, 3 को काटा हमने, 2 और हमने यहाँ देखा, देखिए अब हमें ऑप्शन नंबर 2 की अभी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा सा डाउटफुल है क्या करना है क्या नहीं। तो हमें यहाँ पे एक क्लियर दे रखा है, तीसरा गलत है, तो हमने 3 को काट दिया। अब बच गए हमारे पास 1 ओनली और 2 ओनली। 1 ओनली तो हमने देख लिया करेक्ट है, तो इसीलिए हम इसको ही टिक कर देंगे और हम उसमें जाएंगे ही नहीं दूसरे के चक्कर में। तो यहाँ पे सेफ साइड आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और दोस्तों इसके विषय में मैंने पूरा यहाँ पे लोकसभा वगैरह का वो पूरा देखा, यहाँ पे इस विषय में यहाँ नहीं दे रखा है। ठीक है, और ना तो यहाँ पे मतलब मैंडेटरी के विषय में दे रखा है, ना ही नॉट मैंडेटरी के विषय में। ठीक है, वहाँ ऐसा लिखा है कि ऐसा मतलब होता आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे भी देखिए करेक्ट पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 months। दोस्तों यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, और ये बेसिकली यहाँ मेटा डेटा की जो बात हो रही है, ये किस पर्सपेक्टिव में हो रही है, ये जो बात हो रही है, ये हो रही है जो भी आधार इनेबल्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं ना। देखिए यहाँ इसको कुछ लोग ना दूसरे तरीके से कहीं ऐसा मत कर लेना कि आधार का वो 3 महीने से ज़्यादा वो डेटा स्टोर नहीं कर सकती। अरे भैया, आधार जो है सरकार के ही सर्वर्स में स्टोर है और वो परमानेंट है। ठीक है, तो सरकार अपने सर्वर्स में डेटा स्टोर कर सकती है, लेकिन यहाँ जो मेटा डेटा की बात हो रही है, इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। और वो किस सिलसिले में गया था? वो गया था जो भी आधार इनेबल्ड आजकल जो भीम ऐप है और इन सब के माध्यम से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस की जो डिटेल है, जो मेटा डेटा है, वो सरकार अपने सर्वर्स में कितने समय तक स्टोर करके रख सकती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है क्लियर 6 months से ज़्यादा नहीं रख सकती है, नॉट मोर देन 6 months, नॉट मोर देन 6 months। ठीक है, मैं प्रूफ दे दूंगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखें यहाँ पे, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। दोस्तों ये अभी उतना क्लियर नहीं है, चलिए पहले तीसरे को देखते हैं। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। दोस्तों यहाँ पे आप IRDA की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि आधार इज मैंडेटरी। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। आधार जो है कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने के लिए मैंडेटरी कर रखा है IRDA ने। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दोस्तों ये भी जो मैटर है, ये मैटर भी आपका सुप्रीम कोर्ट में गया था, और ये जब मोदी जी आए थे, मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, और इस टाइम पे ये सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे ये कांग्रेसी जितने हैं और या विपक्षी पार्टियां कि भैया ये गलत कर रहे हैं। बेसिकली मोदी जी चाह रहे थे कि भाई ये आधार के थ्रू जितना भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो सारा सब आधार इनेबल्ड हो जाए, और इससे जो है जितना भी फर्जीवाड़ा है वो रुक जाए।
ठीक है। और ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे उनको कहाँ हजम होगा। तो ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ठीक है मतलब ना तो उनके फेवर में गए ना इनके फेवर में। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई ठीक है, यहाँ सरकार ने मैंडेटरी कर रखा है लेकिन इसे मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। बेसिकली यहाँ विपक्षी पार्टियों ने तर्क ये दिया था कि ये जो आधार है ये सभी का नहीं बना है। क्या कि भारत, जब तक ये भारत में प्रत्येक व्यक्ति का आधार नहीं बन जाता आधार, तो तब तक इसे कंपलसरी नहीं किया जाए। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि भैया सबका आधार बन जाए, ठीक है। अभी भी 99% लोगों का बन चुका है लेकिन कुछ लोग अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। अब इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और बोले कि बात तो बिल्कुल सही है कि भाई जिन लोगों का अभी आधार में रजिस्ट्रेशन नहीं है वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके संग तो जाती हो जाएगी भैया। जो लोग जिनका आधार नहीं बना है और अगर उनको यूनिलेटरली बोल दिया जाए कि भाई बिना आधार के तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वो सही में कोई मतलब ज़रूरी मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की ज़रूरत है और बिना उसके उसका जीवन यापन संभव नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट ने बोला कि इसको मैंडेटरी नहीं किया जाए। इसको जिन लोगों का आधार बन चुका है उन लोगों पे तो किया जाए मैंडेटरी, लेकिन जिनका नहीं है उन पर मैंडेटरी नहीं किया जाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ, तो यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 1 और 4 यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए हैं। पहले हम इनको काट लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 चल रहा है, तो यहाँ पहले 1 और 4 को हम काटेंगे। 1 4 4 1। दोस्तों यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन कट चुके हैं। अब आप देखिए बिल्कुल दुविधा, जहाँ पे भी दुविधा होती है ना किसी भी स्टेटमेंट में, वहाँ बाकी सबको काटना चालू कर दिया करिए, मतलब एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। ये कौन सा है, ये एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड में हम जो है क्लियर आंसर आ गया। जब हमने इनको काटा तो ऑप्शन सी बच गया, सी मतलब 3, और 3 तो हमारा पहले ही क्लियर आ गया था, तो हमें इसकी 2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 32। तो राज्यसभा है इक्वल पावर्स विद लोकसभा। दोस्तों राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर बहुत सारे अधिकार हैं। तो यहाँ बात करते हैं किन किन विषयों की यहाँ बात कर रहा है। तो पहला है द मैटर्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। दोस्तों यहाँ गुमराह करने के लिए दिया है, ये यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए यहाँ बोला है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा के पास ये विशेषाधिकार है, ये इक्वल पावर नहीं, ये क्या है यहाँ पे विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार। यहाँ जो ये राज्यसभा है, ये राज्यसभा के पास में स्पेशल पावर है, और ये स्पेशल पावर किस बात की है कि अगर राज्यसभा को लगता है कि भाई किसी विषय पर या किसी फील्ड के लिए यहाँ पर एक नई ऑल इंडिया सर्विस की अगर ज़रूरत है, ऑल इंडिया सर्विस जैसे आपका IAS है, IPS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये 3 कौन सी, IAS, IPS एंड फॉरेस्ट सर्विस, IAS, IPS है, IFOS है, ये 3 हैं वर्तमान में आपकी ऑल इंडिया सर्विस। तो इनके अलावा किसी और, बाकी सब क्या है वो सेंट्रल सर्विस है, इनके अलावा कोई और ऑल इंडिया सर्विस अगर बनाई जाए तो वो यहाँ पे प्रोविज़न ये है कि जो राज्यसभा है वो अपनी स्पेशल मेजॉरिटी, क्या स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द जो भी वहाँ पे सांसद प्रेजेंट होंगे दैट डे, ठीक है, और उन प्रेजेंट जो भी होंगे उनकी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो उसके आधार पर ये क्या कर सकती है, पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है किसी पर्टिकुलर ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद पार्लियामेंट को अधिकार मिल जाएगा। पार्लियामेंट मतलब फिर वो नॉर्मल प्रोसीजर से वो लोकसभा राज्यसभा से वो क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है ये नहीं होगा।
अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोस्तों यहाँ पे अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल सही है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो वो लोकसभा में भी जाएगा, राज्यसभा में भी जाएगा, और लोकसभा में इनिशिएट हो सकता है, वहीं राज्यसभा में भी कोई भी अमेंडमेंट जो है इनिशिएट हो सकता है, वहाँ से पास होने के बाद लोकसभा में जा सकता है। तो ये इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा बी, और यहाँ पे बाकी की बात ही नहीं आती, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट और मेकिंग कट मोशन। देखिए रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो मेजोरिटी देखी जाती है वो लोकसभा में देखी जाती है, ठीक है, तो राज्यसभा का नहीं है ये। और मेकिंग कट मोशंस की बात करेंगे तो ये जो भी ये बजट के अंदर आएंगी, और बजट का जो विशेषाधिकार है वो लोकसभा का है, तो ये जो है ये लोकसभा का है, ये लोकसभा का है, ठीक है, ये राज्यसभा का है, ठीक है, और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला जो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MP लेड्स। दोस्तों यहाँ MP लेड्स की बात हो रही है सांसद निधि की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पहले देख लेंगे यहाँ करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट, तो करेक्ट पूछा है, ठीक है। MP लेड्स फंड्स मस्ट बी यूज फॉर टू क्रिएट ड्यूरेबल असेट्स, बिल्कुल सही है। ड्यूरेबल असेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन, स्कूल बनवा दिया, कहीं सड़क बनवा दी, कहीं चिकित्सालय बनवा दिया, वहाँ कुछ मशीनरी लगवा दी, स्कूल में कंप्यूटर रखवा दिए, तो इस तरीके के ये कुछ कार्य करवा सकते हैं, तो ये हमारा सही है। दूसरा, स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच MP's फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशन, तो यहाँ ये भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी फंड है वो उन्होंने किसी एक विशेष जाति के लिए खर्च कर दिया, तो आपको क्या है थोड़ा ऐसा भी होना चाहिए कि यार कोई विशेष जाति के लिए भी वहाँ पे आप मतलब SC/ST का भी आप ध्यान रखो, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड की, MP लेड्स फंड्स आर सैंक्शनड ऑन द ईयरली बेसिस, बिल्कुल सही है, ईयरली बेसिस पे होते हैं। एंड द अनयूज्ड फंड्स की बात करें तो कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। दोस्तों यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। यहाँ पे MP लेड्स की मैं प्रूफ जो है अगले वीडियो में आपको दे दूंगा, जो डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा फुर्सत से एक आध दिन में, ठीक है, तो उसमें मैं डिटेल में इसका प्रोविज़न दे दूंगा कि भाई वहाँ पे इस तरीके के प्रोविजंस हैं कि अगर जो भी अनयूज्ड फंड्स जो हैं उनके लिए वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, और उसके लिए एक एप्लीकेशन भरी जाती है, और उस एप्लीकेशन में वो अमाउंट भरी जाती है, और कब कब का पैसा है वो सब डिटेल भरी जाती है, और उसको किस वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है वो भी उसमें क्लियर मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाता है। और यहाँ पे स्टेटमेंट 4 को देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर द इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। दोस्तों यहाँ पे जो इसके इंस्पेक्शन की बात है, इंस्पेक्शन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी भी करती है, सेंट्रल अथॉरिटी भी करती हैं, लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट है ये क्लियर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की बात कर रहा है, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को क्लियर पावर्स हैं। ये क्या है 10% ऑफ बेसिकली देखिए ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है यही काम करवाती है, यही रेस्पॉन्सिबल है ये इसको खर्च करने के लिए, मतलब इसी के माध्यम से ये खर्च होता है। लेकिन यहाँ पे इसी को यहाँ इंस्पेक्टर भी बनाया हुआ है यहाँ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, तो ये जो है इनके पास अधिकार हैं कि ये जो कम से कम 10% वर्क को ये क्या करें, ये अपना इंस्पेक्शन करें कि हाँ ये जो पैसा है ये सही मद में खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं घोटाला तो नहीं हुआ है, जो काम जैसे होना था वैसे हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और जो सेंट्रल अथॉरिटी का है वहाँ 1% है, अगर कहीं सेंट्रल अथॉरिटी की बात आएगी तो वहाँ 1% इंस्पेक्शन की बात आएगी, ठीक है, एटलीस्ट 1%, कम से कम 1%। तो दोस्तों यहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो उसे काटना चालू कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन बचता है 1 और 2 और एक बचता है 1, 2 और 4, तो हमारा जो ऑप्शन है आंसर है वो क्लियरली हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये आज का ये वाला जो सेशन है, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसे अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, और इसीलिए हम जो है बाकी पार्ट 2 पार्ट 3 जो है इसी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपके लिए लेके आने वाले हैं। और
उसको देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो हमारा, तो आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जो हम वीडियोस डालेंगे इसके अलावा तो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर एनालिसिस डालते हैं, जो द हिंदू है और GRE, GMAT, बहुत सारे बड़े बड़े जो एग्ज़ाम हैं, थोड़े छोटे एग्ज़ाम्स हैं, बैंक, SSC, रेलवे, पुलिस, सब में जो वोकैब आती है, एंटोनीम, सिनोनिम, वोकैब, वो याद नहीं होती है। तो उसको जो है हम निमोनिक सिस्टम है, मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स पे हम वर्क करते हैं, तो उसके माध्यम से हम बड़े इजीली याद करवा देते हैं। तो आप जो है हमारे वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं, उनके नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं आपको। और इसके अलावा जो है हम वाजीराम की करंट अफेयर्स भी डालते हैं, और वाजीराम की जो करंट अफेयर्स जो आती है वो इंग्लिश में, तो उसकी क्विज भी डालते हैं हम, ठीक है। तो उसकी क्विज को हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो वो हम हिंदी में डालते हैं, और विद एनालिसिस डालते हैं, उसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल के डालते हैं, ठीक है। तो आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा, और आप जो है इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ये अगले वीडियो के साथ, और बने रहिए हमारे चैनल पे, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको किस तरीके के वीडियोज़ देखने हैं वो कमेंट कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।